शो में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के खिलाफ नैब की तहकीकात मुकम्मल, रेफरेंस तैयार। नाजायज असासे इख्तियारात का इस्तेमाल, मुतनाज़ा फैसले, शवाहिद कितने ठोस। मुबैना करप्शन के संगीन इल्जामात, क्या फवाद हसन फवाद प्ली बार्गेन के लिए तैयार? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आपको ये बताएं कि जिस तरह से ये कार्रवाई नैब की तरफ से तसलसल के साथ चल रही हैं और जिस तरह ये मामलात इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज से होते हुए रेफरेंस के स्टेज पर बढ़ रहे हैं, हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट्स के साथ साथ नैब की इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से अहम तरीन हकायक आपके सामने रखते रहते हैं। एक बड़े अहम शख्सियत फवाद हसन फवाद, जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के थे, और कहा जाए तो एक तरह से इनके पास वो तमाम ताकत थी जो अहम तरीन फैसले करने के हवाले से इख्तियारात थे, और उन इख्तियारात का इस्तेमाल बेदरेग भी करते थे। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के इल्जामात भी इनके ऊपर बहुत सारे हैं। इनके ऊपर इस वक्त एसेट बियॉन्ड मींस का भी इस वक्त एक केस चल रहा है, और ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक नैब जो है, चेयरमैन नैब दस्तखत कर चुके हैं उस जमनी रेफरेंस के ऊपर, जो आज नैब के वकील ने अदालत में बताया मौजूद अदालत में कि उस जमनी रेफरेंस में दस्तखत हो चुके हैं। यानी एक रेफरेंस तैयार हो चुका है अगेंस्ट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ये रेफरेंस है जी आशियाना इकबाल केस से मुतालिक। जो इल्जामात हैं उसको एक हमने पॉइंट वाइज आपके सामने रखा है और उनको हम आपको सामने पेश करते रहते हैं, क्योंकि फवाद हसन फवाद पर एक इल्जाम तो आमदन से जायद आसासे बनाने का है, अराजी के अलॉटमेंट और महंगी हाउसिंग स्कीमों में प्लॉट हासिल करने का इल्जाम है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल इल्जाम भी है, जो नायब इंक्वायरी कहती है। ठेका दिलवाने मुबैना धमकियां और असर सूख इस्तेमाल करने का इल्जाम है। आशियाना इकबाल के ठेके में मेसेस लतीफ और मेसेस कॉनप्रो कंपनियां मुकाबला कर रही थी। कम बिड पर मेसेस लतीफ को ठेका दिया गया। फवाद हसन फवाद जो है उन पर यह इल्जाम है जी कि ठेके के बाद वजीराना जितनी जीतने वाली कंपनी को बाहर करने की गर्ज से इंक्वायरी शुरू करवाई। करप्शन के झूठे इल्जामात, मेसेस लतीफ का मुआहिदा गैर कानूनी तरीके से मंसूख करने का कहा। फवाद हसन फवाद की मौजूदगी में पंजाब लैंड डेवलपमेंट के सीईओ को अपने दफ्तर बुलाया गया जी, उन्होंने उनको जो इस पर धमकाया। ये मौज़म अली का बयान है, और 2013 में फवाद हसन फवाद ने मुआहिदे मंसूख करने के लिए पंजाब लैंड डेवलपमेंट पर बाकायदा दबाव भी डाला। ये तो वो आशियाना केस है। अब एक बड़ी अहम बात यह है जी कि चेयरमैन नैब इस अहम तरीन और इन तमाम केसेस से मुंसलिक जो हकायक हैं और जो नैब के खिलाफ मुहिम चल रही है, उस पर चेयरमैन नैब क्या इस वक्त आर्ग्यूमेंट रखते हैं, क्या नैरेटिव उनका है चेयरमैन नैब का। तो हम ये इससे पहले कि केस के आगे हकायक आपको बताएं कि इस केस के साथ क्या हो रहा है, किस तरह ये केस आगे बढ़ रहा है, तो पहले हम ये सुनते हैं कि चेयरमैन नैब ने इन तमाम केसेस से मुंसलिक क्या हकायक बयान किए हैं। जरा सुने पहले स्टेटमेंट को चेयरमैन नैब। आप उन लोगों को देखें जिनके पास चंद साल पहले 70 सीसी बाइक था और अब उनके टावर हैं दुबई में, तो अगर नैब ने पूछ लिया कि टावर कहाँ से आए हैं, तो इसमें कौन सी गुनाह की बात है या इसमें कौन सा ऐसा जुर्म है। अगर उनके ख्याल में ये जुर्म है तो मेरा ख्याल है ये जुर्म तो फिर होता रहेगा। नैब के खिलाफ एक जारहाना मजमूम प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया ताकि लोगों में मायूसी फैले, लेकिन जो अनासर इसमें मसरूफ हैं, मैं उन्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम इतने मासूम और सादा लोग नहीं हैं कि वो अब अच्छे बुरे और में तमीज़ न कर सकें। अब सवाल यह कि एक तरफ चेयरमैन नैब एक प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं, झूठी खबरों की, मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्जामात की बात कर रहे हैं जो नैब के खिलाफ जारी है। तो एक तरफ फवाद हसन फवाद के बारे में जहां यह खबर आई कि वो प्ली बार्गेन करने जा रहा है, तो वहां एक रिस्पॉन्स उसकी फैमिली की तरफ से, जो कि बाकायदा काफी सीनियर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, तलत हुसैन साहब ने भी शेयर किया हुआ था अपने ट्विटर अकाउंट पे, और अगर हम उसको पढ़ें तो उसमें यह इल्जाम लगाया गया है कि ये खबरें कि प्ली बार्गेन फवाद करने जा रहे हैं, ये दरअसल मिसलीड किया जा रहा है, और ये मिसलीड किया जा रहा है मीडिया को। और ये एग्जैक्ट अल्फाज में जो उनकी फैमिली का रिस्पॉन्स है, द न्यूज दैट ही हैज अप्रोच्ड नैब, यानी फवाद हसन फवाद हैज अप्रोच्ड नैब फॉर अ प्ली बार्गेन इज अनदर फिक्शन कॉन्कोटेड टू
mislead the media and entirely false. After the multiple documents that have been brought to the court's attention in the recent hearings, particularly the settlement between PLDC and Carlson's, among others, it is evidently clear that Fawad did not commit a single wrongful act as claimed by NAB. In fact, the bureau responsible for accountability is ironically on a fishing expedition to create an entirely fabricated, malified case. NAB's malicious allegations and oppressive actions without an iota substantial proof. ये NAB के खिलाफ इल्जाम लगा रही है इनकी फैमिली के ऐसा नहीं है जी, हरगिज ये प्ली बार्गेन हो रहा है। हम प्रोग्राम में आपको लेके चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त लाहौर में अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। आप सीनियर माहिर कानून और इस केस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। साबिक डीजी नैब लाहौर हमारे साथ मेजर रिटायर्ड सैयद बुरहान अली साहब इस वक्त मौजूद हैं, लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ही हैज बीन द डीजी नैब लाहौर हिमसेल्फ, तो बड़ी अहम शख्सियत है। हमारे साथ आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। साहब, फवाद हसन फवाद क्या प्ली बार्गेन कर रहे हैं, जो हमारे जराए कहते हैं कर रहे हैं? उनकी फैमिली ये मीडिया में शेयर कर रही है कि ये गलत खबरें हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी इतलात क्या है अजहर सिद्दीक साहब, जो अंदर की इतलात जो हम कहते हैं ना, अंदर की बात क्या है अजहर साहब? बहुत शुक्रिया। जहां तक आपकी इतलात है वो इसलिए ठीक है कि जो असल चेहरे हैं, मिसाल के तौर पर जो बिहाइंड दिस सीन है, चाहे वो गॉड फादर ले लें या सिजिलियन माफिया है, वो चाहते हैं कि ये रेफरेंस क्लोज हो जाए, इसमें कोई सप्लीमेंट्री रेफरेंस ना आए या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट ना आए। वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो मामला है ना वो क्लोज हो जाए। अब रिकॉर्ड पे तो कई चीजें आ चुकी हैं, एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से, असेसमेंट, डूबियस ट्रांजैक्शंस या आप करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के। अब चूंकि अभी तो फवाद हसन फवाद सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है, वो पंजाब के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या करते रहे, फिर पावर प्रोजेक्ट्स में क्या उनका रोल रहा, फिर वो जब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट चले गए तो फिर हर एक में रोल था। आज मेरे पास एक साबका डीजी आए हुए थे हेल्थ के, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि प्रोक्योरमेंट तक सारी जो है ना मेडिसिन की उन्होंने ले ली थी। आप यहीं से हैरान रहेंगे कि अंदाजा हो जाएगा कि वो उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता था। तो ये देखिए, ये अभी जरा बड़े कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आप ही कह रहे हैं कि अगर पहले हम इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फवाद प्ली बार्गेन करने जा रहे हैं, या वो अगर उनकी फैमिली कह रही है कि नहीं करने जा रहे, तो इससे इनकी फैमिली का फायदा, प्ली बार्गेन से तो एक तरह से ये बाहर आ जाएंगे, हाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर कोई जॉब नहीं कर सकेंगे सरकारी। तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? मतलब अगर फैमिली कह रही है नहीं वो नहीं करना चाह रहे और जराए कह रहे हैं करना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें गलत सही का फायदा क्या है इससे फवाद केस को, या नुकसान क्या है? देखिए, एक बात तो सफान याद रखिएगा, अगर व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू ए प्ली बार्गेन, तो फिर आपके अगेंस्ट जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला और मुलाजमत से जाने वाला, यानी मुझे ना एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, वो चाह रहे होंगे। और ये एक मैं अभी बात नहीं करना चाहता। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद कल वो अकम्प्लिश ना हो जाए, कल ये वादा माफ गवा ना बन रहे हो। आप इस बात को क्यों साइड पर फेंक रहे हैं कि हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर बजाय वो प्ली बार्गेन करने के वो वादा माफ गवा और प्ली बार्गेन करवा रहे हो वो लोग जो रियल बेनिफिशरीज हैं इसके अंदर, जो इनके साथ इकट्ठे बैठ के मिल खाया है। और ये जो साहब फवाद हसन फवाद, जो हो सकता है किसी लेटेस्ट स्टेज के ऊपर ये वादा माफ गवा बन जाए। तो ये वाली सारी जो चीजें है ना, अभी वो असल हकायक रेफरेंस फाइल हो रहे हैं, रेफरेंस को अभी चलने दें, नकलें तकसीम होगी, चार्ज फ्रेम होगा, तो उसके करीब आपको सारी चीज, यानी एक बात मैं प्रेडिक्ट कर दूं, वन वे और दी अदर, या तो प्ली बार्गेन होगी या अकम्प्लिश या वादा माफ बनेंगे। दोनों में से एक चीज होने जा रही है। ये कब होती है, किस वक्त होती है, ये आने वाले वक्त में आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन जितनी चीजें रिकॉर्ड में बड़ी तेजी के साथ अब आ रही हैं, अब आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता इन सबके चेहरे अय्या होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुरहान साहब, नैब के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, या इस केस से मुतालिक, फवाद हसन फवाद के और आशियाना वाले केस से मुतालिक, वो बड़े मुस्तनद सहाफी क्या क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता रहता हूं। क्योंकि हामिद मीर साहब एक सीनियर सहाफी हैं, जंग में उन्होंने कॉलम लिखा, और उस कॉलम में उन्होंने लिखा कि फवाद हसन फवाद के बारे में ये दावे किए गए थे कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो सका। और अब तो हुकूमत में शामिल कुछ शख्सियात को यह शक होने लगा है कि कहीं नैब के कुछ अफसरान ने शहबाज शरीफ को मजलूम बनाने के लिए उनके खिलाफ एक कमजोर केस तो नहीं बना दिया। एक इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत का ख्याल है कि फवाद हसन फवाद की नैब के एक अहम जिम्मेदार के साथ कोई पुरानी जाती चपकलिश थी, लिहाजा इस चपकलिश का बदला लेने के लिए फवाद हसन फवाद को आशियाना केस में फंसाया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस केस में खुद नैब फंसती जा रही है। हामिद मीर का ये कॉलम है,
बुरहान साहब, इस पर आपका कमेंट क्या? नैब फंस रही है केस में, केस जानबूझ के बनाया? आप खुद अभी रिसेंटली रिटायर हुए नैब से, डीजी नैब लाहौर। कोई जाती चपकलिश थी नैब की फवाद हसन फवाद के साथ? आपके इल्म में कोई ऐसी बात है बुरहान साहब? जनाब देखें, हर किसी का अपना ओपिनियन है जी, और ये जितनी भी बातें हो रही हैं अखबारों में, अगर इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉबेबली वो उनकी जो है एनालिसिस हैं, जिनका मेरे ख्याल में फैक्ट्स के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं नज़र आता। जब बात हम करते हैं कि एविडेंस कोई नहीं है, और दूसरी अभी जैसे आपने पहले बात की थी कि वो जो प्ली बारगेन उनकी फैमिली ने रिफ्यूज़ कर दिया है, तो प्ली बारगेन तो प्रॉबेबली नैब को भी इस टाइम पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो वो कि इनसे प्ली बारगेन करें। जो प्ली बारगेन की बजाय जब अगर इनको कन्विक्शन होगी, जो नैब समझती है कि जो हमारे पास एविडेंस है वो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है, तो दे शुड टेक देयर केस टू कोर्ट। और प्रॉबेबली जो है नैब कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि आप जो आए और आके जो हमारे साथ जो प्ली बारगेन करें। प्ली बारगेन तो इस काइंड ऑफ अ कंसेशन जो एक एक्यूज जो है खुद लेता है और अपनी कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट को जो है उसको बाय करता है, एक तरह बचाता है उसको जो है। जहां तक जो है इस केस के बारे में मुझे जितना मालूम है, उसमें इतने एविडेंसेस आ चुके हुए हैं जो इनको डायरेक्टली लिंक करते हैं। आशियाना केस के अंदर भी अब आप देखें, हर केस जो होता है एक दूसरे केस के साथ जो है लिंक्ड होता है वाइट कॉलर क्राइम्स में जो है। आशियाना केस हम अगर लें, आशियाना केस से अगर कोई जो किक बैक्स आए तो वो किक बैक्स उनके जो है एसेट्स के अंदर कन्वर्ट हुए। अब ऑब्वियसली कोई भी जो है इतना सेन नहीं होगा कि वो के डायरेक्ट जो है अपने नाम पे थ्रू बैंकिंग चैनल जो है पैसा जो है लेगा या कोई चेक लेगा। जो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है थ्रू लेयरिंग की जाती हैं, उनको लेयर किया जाता है, उनको छुपाया जाता है, उनको इन तरीकों से जो है लिया जाता है कि एक्सपोज ना हो। अब जिस तरह हमने जो है कि पहले पढ़ा देखा, जो हम एविडेंस आई नैब के पास जी के जो आशियाना के अंदर किक बैक्स हैं वो इनके कोई रिलेटिव हैं खातून, उनके अकाउंट में आता है थ्रू क्यानी अकाउंट, और क्यानी वाज इंटरेस्टेड इन दैट जो उनकी फर्म थी उसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट में जो है वो ही वाज ट्राइंग फॉर दैट। तो अब ये तमाम चीज़ें हैं। फिर इसी तरह अगर इनका आप जो देखें इवन एसेट्स के हिसाब से जो है, अब एक बैंक जो है खुद एक ज़मीन 36 उसमें लैक्स में या पता नहीं इससे ज्यादा प्रॉबेबली बुरहान साहब अगर इजाजत दें, क्योंकि ये 60 लाख में लेता है। ये अहम फैक्ट्स हैं जिनकी आप बात करें, लेकिन आई टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, और आरिफ चौधरी साहब भी जरूर करेंगे और अजहर सिद्दीक साहब भी साथ हैं। हम ये जो पॉसिबिलिटीज हैं कि प्ली बारगेन या अप्रूवर, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में क्या ऐसा हो सकता है कि एक केस में अप्रूवर बन जाए आशियाना वाले में, और एक केस के अंदर वो प्ली बारगेन कर लें जो एसेट बियॉन्ड मींस का है? तो इस पॉसिबिलिटी पे बात होगी, और इसके साथ कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात की सूरत में इस केस से मुंसलिक आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने बड़े अहम हकाइक रख रहे हैं इस केस से मुंसलिक, और आपको कुछ अहम दस्तावेजात इस सूरत में दिखाते हैं। इससे पहले आगे बढ़े कि जो ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त पकड़े या जिनको नैब ने अपने शिकंजे में लिया, अगर सही अल्फाज हम कहें, कानून की गिरफ्त में आए, तो उनके एसेट्स की अगर फहरिस्त आप देखें वो बड़ी तवील तरीन फहरिस्त है। इकराम नवेद मिसाल के तौर पे अली ट्रेड सेंटर में 3 फ्लोर्स, उसके अपने कमर्शियल पेंट हाउस अलग, फिर उसके बाद मॉल ऑफ गुलबर्ग मेन मार्केट लाहौर के अंदर एक पूरी फ्लोर जो चौथी फ्लोर है, अल हफीज बिजनेस सेंटर के अंदर 2 ऑफिसेस, गुलबर्ग आर्केड मेन मार्केट के अंदर तकरीबन 4 से 6 फ्लैट्स, वोक सेंटर के अंदर 2 दुकानें, शमा अपार्टमेंट इछरा के अंदर तकरीबन 8 फ्लैट्स, एग्रीकल्चर लैंड अलग है, अपार्टमेंट्स अलग हैं, दुबई के अंदर ARY अपार्टमेंट्स, सिटी स्टील मिल के अंदर कैश इन्वेस्टमेंट्स, दुकानें अलग हैं, गुलबर्ग लाहौर के अंदर जिनुआ मॉल के अंदर, सेंटोर इस्लामाबाद के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा ओलिस्टर कोर्ट अपार्टमेंट्स गुलबर्ग लाहौर, वहां पर अपार्टमेंट्स, नियर सनफोर्ट होटल, लिबर्टी मार्केट, कंप्लीट फ्लोर ऑफ कमर्शियल प्लाजा। ये माशाल्लाह जी इस पर इकराम नवेद साहब के एसेट्स हैं। आहा चीमा की बात करें तो उनके एसेट्स की जो मालियत ही बनती है आचीमा के, दैट इज अराउंड 660 मिलियन रुपीस, और वो भी आचीमा के एसेट्स अली ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन लाहौर, एग्रीकल्चर लैंड, गाड़ियां, गोल्ड 200 तोला, 2 बैंक्स, अल-फलाह हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है प्लॉट्स, एग्रीकल्चर लैंड, इसके अलावा पूरे
सूबे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जगह जगह प्लॉट्स हैं, अपने अपने नाम पर, अपनी अहलिया के नाम पर गाड़ियां हैं, जमीनें हैं। और फवाद हसन फवाद के एसेट्स को अगर देखें तो उनकी हम स्लाइड्स की सूरत में जो आपको दिखाते हैं, जिसमें उनकी जो तफसीलात असासों की हासिल की गई, उसके मुताबिक फवाद हसन फवाद और उनके भाई वकार हसन अरबों रुपए मालियत की हाउसिंग सोसाइटीज के मालिक हैं। फवाद हसन फवाद ने 2004 से 2008 में 640 एकड़ अराजी, एकड़ बेशकीमत जमीन हासिल की। फवाद हसन फवाद और उनके भाई ये जमीन सोसाइटी बनाने के लिए हासिल की। फवाद हसन फवाद के भाई वकार हसन अरबों रुपए मालियत की रिहायशी सोसाइटी लाहौर मोटरवे सिटी के मुश्तरका पार्टनर हैं। नैब लाहौर ने पिंडी में वाक़े अरबों रुपए मालियत के प्लाजे के बारे में पता लगाया। 15 मंजिला प्लाजा जो है उसके 50% शेयर्स वकार हसन फवाद हसन की अहलिया के नाम है, 25% शेयर्स हैं। फवाद हसन फवाद की करीबी अजीज डॉक्टर अंजुम एहसन भी 25% शेयर्स के मालिक हैं। फवाद हसन फवाद और उनकी फैमिली मेंबरान के नाम पर 14 बैंक अकाउंट्स करोड़ों पे मौजूद हैं और फवाद हसन फवाद के फैमिली मेंबरान के खिलाफ भी इंक्वायरी जारी है। नाउ आरिफ चौधरी साहब, ये जो तवील तरीन फहरिस्तें ये हमें वापस मिलेंगी कौम को? ये जो फवाद हसन फवाद ने बनाए हैं इतने सारे, और ये तो पीनट्स होंगे, पता नहीं और कितनी डिटेल्स होंगी, विल वी गेट इट बैक, रिट्रीव होगा या सिर्फ हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे मीडिया में? चौधरी साहब, हिकायात सादी में एक हकायत है कि बादशाह ने एक बाग में से एक अनार तोड़ा तो उसके दरबारियों ने पूरे का पूरा बाग उजाड़ दिया। असल में होता यह है कि जब हुक्मरान और बॉसेस जो है वो खुद माल बना रहे हों तो उनके जो मातहत होते हैं, जिनको इख्तियार दिया गया होता है उनके साथ रहने का और उनके लिए काम करने का, सरकारी तौर पर जो मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान के मुलाजिम होने की बजाय अपनी वफादारियाँ अपने हुक्मरानों के साथ, अपने बॉसेस के साथ इस अंदाज में, यानी पिछले सारे दौर में हमने देखी हैं कि वो उनके ज़ाती मुलाजिम बन जाते हैं और उनके लिए कुछ भी करते हैं और अपने लिए भी कुछ करते हैं, अपना भी वो मुस्तकबिल संवारते हैं और अपने हुक्मरानों का भी संवारते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो आपने सवाल किया, ये वो $1 मिलियन का क्वेश्चन है। अब मैं समझता हूँ इन हालात में तो इस $1 मिलियन की भी कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप $1 मिलियन ही समझ लें डिवैल्यूएशन की वजह से। बात यह है कि आप इन लोगों को अगर पकड़ रहे हैं तो आपने साथ ही देखा कि दोनों पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं इस मामले में, चूंकि करप्शन उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है उनका एक ऐसा एजेंडा है जिस पे वो समझते हैं कि इस पे कोई उनका आपस में इख्तलाफ नहीं है। इसलिए उन्होंने साथ ही साथ हुकूमत को भी दबाना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ तरीकों से वो मैसेज जो है इस्टेब्लिशमेंट को भी कन्वे कर रहे हैं कि जनाब अगर आपने यहाँ रहना है तो आपको हमारी सियासतदानों की करप्शन जो है उसके साथ निबाह करना होगा, उससे सरफे नज़र करना होगा, और अगर आप हमारे ऊपर हाथ डालेंगे तो आप ये समझें कि आपका वफाक भी ख़तरे में है और आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी ख़तरे में है, आपकी पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिकल पार्टी भी ख़तरे में है जो हुकूमत में है। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो नैब के साथ खड़ी हो और नैब को ताकत दी जाए, नैब के अंदर जो मसाइल है उसका भी इहाता करके उसका भी हल निकाला जाए, चूंकि नैब ने बहुत बड़ा टारगेट जो है वो अपने सामने रख दिया है और बहुत बड़े बड़े मगर बच्चों पर हाथ डाला है। और मैं समझता हूँ कि वो इतने कमजोर नहीं है कि वो उन मीडिया के अंदर या हर जगह वो प्रोपेगेंडा ना कर सके और इनको दीवार के साथ ना लगा सके। तो अगर पूरी कौम मुत्तहिद होकर एक बयानिए पर कि पाकिस्तान विदाउट करप्शन, नो करप्शन इन पाकिस्तान, इस एजेंडे पर कौम मुत्तहिद हो जाए तो फिर मैं ये समझता हूं कि इसका नतीजा ये निकल सकता है कि अदालतें भी इसी डगर पे चली हुई हैं और चले और जल्द अज जल्द ये फैसले जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे और गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पर जहां जहां किसी अदालत का स्टे नहीं है वहां वो फैसलों की रोशनी में उन लोगों के असासे जो है उनको फौरी तौर पर जब्त करे भाग सरकार। इससे पाकिस्तान का कौमी खजाना भी भरेगा और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल भी हल होंगे और इबरत का निशान भी बनना चाहिए उन लोगों को जो इस करप्शन के धंधे में मुलव्वस है
अपने सरकारी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने इस हालत में ला खड़ा किया है कि हम दर बदर ठोकरे खाने पर मैं अगर मजबूर हैं। स्पेसिफिकली मैं अगर पूछना चाह रहा था ना आपसे जो बात मैं अगर मैं इजाजत दें आप तो स्पेसिफिकली, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि ये पैसे वापस हम आ सकेंगे, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन, लेकिन स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑन अ लीगल पर्सपेक्टिव, आप कानून समझते हैं बेहतर हम सबसे यहां पर। सर मुझे ये फरमाएं कि पीएलडीसी एंड कार्लसन्स के हवाले से उनकी फैमिली का मौकिफ है, और यहां बहुत से तज्ज़े-निगार जो बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स जो कहते हैं अपने आप को कि जी वो जो मुआहदा उनका आपस में हुआ था पीएलडीसी एंड कैंसल से कैंसिल, दैट वाज ऑन म्यूचुअल कंसेंट। वो फैमिली भी कहती है अल्फाज में कि पीएलडीसी एंड कैंसल्स अमंग अदर्स इट इज एविडेंटली क्लियर दैट फवाद डिड नॉट कमिट अ सिंगल रॉन्गफुल एक्ट, और ये जो डॉक्यूमेंट सामने आया जिसके बाद ये साबित हो चुका है कि ये म्यूचुअली कंसेंट के साथ खत्म हुआ था, तो ये केस लीगली वीक हो गया है। इसलिए पूछ रहा हूं कि पैसे रिकवर होंगे नहीं होंगे, ये केस क्या लीगली वीक हो गया है, ये इट इज स्ट्रॉन्ग और ये प्रोपेगेंडा है खाली? साहब प्ली बारगेन में उन्हें बहुत कुछ देना पड़ता है, और खास तौर पर जो उनके अजीजों रिश्तेदार अजीजों अकारब बैठे हैं बाहर, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये सारी दौलत जो है वापस जाए। चूंकि फवाद अगर जेल जाता है या सजा लेता है, और आपको पता है कि अब तक यही हुआ है कि जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं उनके वरसा उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके पैसे से उन्हें मोहब्बत होती है कि चूंकि उनके नाम आ चुका है वो नहीं चाहते। इसलिए मैं ये आपको अर्ज कर दूं कि फवाद जो अंदर बैठा रो रहा है उसका, और बाहर जो उसके रिश्तेदार उस दौलत पे मजे कर रहे हैं, उनका मौकफ एक नहीं हो सकता, वो एक पेज पर नहीं हो सकते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये अल्टीमेटली ये जो फवाद वाला केस है और इस तरह के बाकी केसेस जिनके बारे में ये कहा जाता है, आपने एक बात आपके प्रोग्राम में मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि अक्सर ये कहा जाता है खड़े होकर, सब ये जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं देखो जी अब तक, और शहबाज शरीफ साहब भी, एक चीज नहीं साबित हुई। भाई साबित इसी तरह यही सारी चीजें ही साबित हो रही हैं, तो रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं, और ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, आपने इन सब कुछ को देख के भी आप यही कह रहे हैं कि हमने एक पाई की करप्शन नहीं की, तो मैं ये समझता हूं कि ये चीज अचीवेबल है। लेकिन उसके लिए हमें एक पेज पर होकर मुत्तहद होकर सबको, पूरी कौम को इकट्ठे होना पड़ेगा, और खास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान की इस हालत को देख रहे हैं कि करप्शन ने पाकिस्तान को किस हाल में पहुंचा दिया है। मैं समझता हूं कि ऐसा मुमकिन है, और यही फैसले में अगर आप यहाँ के फैसले बाद जहाँ जायदादें इनकी मौजूद हैं, यही फैसले अगर आप वहां जाके दिखाएंगे तो वो कोर्ट्स भी पाबंद हैं। आप एक सॉवरेन स्टेट्स हैं, और आपकी रियासत का किया किसी फैसला जो भी कोई कोर्ट करेगी, अगर उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है और सस्पेंड नहीं हुआ, तो वो फैसला वहां भी काबिल कबूल होगा, और उस पर भी एग्जीक्यूशन और अमल दरामद उसी तरह होगा जिस तरह आपके अपने मुल्क के अंदर हो सकता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकता है इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये जो मंतकी अंजाम का लफ्ज है सर, मैं इस लफ्ज पे मंतकी अंजाम पर, क्योंकि इमरान खान साहब जो थे वो कुछ दिन कबल नैब के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में उन्होंने क्या कहा है, हम जरा सुन लेते हैं इस वक्त के खान साहब यानी एज प्राइम मिनिस्टर उनका ओपिनियन क्या है। फिर अभी यह बात हुई है इस प्रोग्राम में कि फवाद खुद, और बिल्कुल सही बात किया रशद साहब ने कि फैमिली का मौकिफ अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, लेकिन पहले इमरान खान साहब का जरा सुनते हैं मौकिफ क्या है वजीर आजम पाकिस्तान का, फिर आपको फवाद क्या वाकई में रो रहा है ये भी सुनाते हैं। पहले आपको इमरान खान साहब का मौकिफ सुनाते हैं। फोकस तरीके से नैब अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा और इतना बड़ा जाल फैला देगा, उसका नतीजा ये होगा कि कन्विक्शन रेट नैब की जो मैं आखिरी देखा था 7%, 6.5%, इतनी कन्विक्शन रेट है। मैं मलेशिया गया, उनकी एंटी करप्शन में हम विजिट किया, शाह जी भी हमारी सारी डेलीगेशन थी, उनकी 90% कन्विक्शन रेट है। तो ये जो 6-6.5% जो प्राइम मिनिस्टर साहब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक्चुअली 70% से ज्यादा है कन्विक्शन रेट, लेकिन ये शायद वो मंतकी अंजाम या जिसकी बात शायद हम सब तवक्को कर रहे हैं जिस तरफ जाने की, मंतकी अंजाम जिसको कहते हैं। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि जो हम दिखा रहे हैं कि फैमिली उनकी कहती है कि वो प्ली बार्गेन नहीं कर रहे, और आरिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा जी कि वो खुद अंदर है, क्या पता वो कर रहे हो, फैमिली ना चाह रही हो कि करें, कि एसेट्स इतने कमा लिए। लेकिन उनके बारे में एक इंटरव्यू के अंदर डीजी नैब लाहौर ने क्या कहा था कि वो वाकई में रो रहे हैं इस पर, और वो जरा सुन लेते हैं
कि जो क्लिप इस पर उन्होंने क्या कहा मेरे सलीम शहजाद साहब ने फवाद हसन फवाद के बारे में। लेट्स हियर दिस आल्सो। एक बार हम पहले भी सुन चुके हैं, आज फिर दोबारा सुनते हैं ताकि टोन सेट हो जाए शो। बिल्कुल बिठाया। फवाद ने रोना शुरू कर दिया, तो उसको हमने कहा कि अब तू रो क्यों रहा है भाई, बात तो कर सीधी तरह। तो वो बात कर रहा है और बात करते करते रो रहा है और शहबाज साहब को कह रहा है कि सर जो कुछ करता था आपके हुक्म पे तो करता था। तो उन्होंने वैसे कटसी में उठे थपकी मारी इसको और कहा कि हाँ फवाद तो बस ठीक है, मैं नहीं कहा था, तुम चुप करो, रो मत। तो फिर मुझे उन्होंने इशारा किया कि इसको बाहर ले जाओ। बुरहान साहब, आप कुछ लेयरिंग की बात कर रहे थे अकाउंट्स और ये मामलात की। अब ये जो पॉसिबिलिटी है कि फैमिली इसलिए कुछ कह रही हो, आरिफ चौधरी साहब ने जिस तरह आइडेंटिफाई किया कि शायद वो नहीं चाहती कि पैसे वापस हों, और दूसरी बात ये कि वो एसेट बियॉन्ड मींस में तो अपने पैसे वापस कर सकता है, लेकिन आशियाना केस के अंदर वो अप्रूवर ही बन सकता है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों चीजें एक साथ कर लें। फवाद बुरहान साहब देखें, लीगल पॉसिबिलिटीज और कोर्स ऑफ एक्शन तो दोनों ही उनके पास हैं। अब ये उनकी मर्जी है कि वो इसको लेते हैं या नहीं। और दूसरी साइड पे ये है कि इट इज नॉट मस्ट ऑन द नैब। अगर नैब देखती है कि उनका केस जो है स्ट्रॉन्ग केस है, तो मेरे ख्याल में जो है वो प्रोसीड करेंगे और वो इनको जो है ट्रायल की साइड पे लेकर जाएंगे जो। और दूसरी जहां तक बात की अभी जो है कि आरिफ खान साहब ने, मैं तो जी इसका चशमदीद गवाह हूं विदाउट टेकिंग नेम्स। हमने काफी ऐसे केसेस देखे जहां पे जो एक्यूज जब हमारी कस्टडी में होते थे वो अपनी फैमिली की मिन्नत करते थे कि प्ली बारगेन मुझे करने दें, मुझे खुदा के लिए इन सलाखों के पीछे से निकालें। लेकिन फैमिलीज, क्योंकि ये करप्शन का पैसा है, खून भी फिर वैसा ही होता है, उन्होंने फ्लैटली उनके जो फेसेस पे जो रिफ्यूज किया कि नहीं, तुम बेशक जो यहाँ पे जो जेलों में सड़ते रहो, ये पैसा हमारा है और हम इसको जो है कि इस तरह वापस नहीं करेंगे। तो दिस इज द डार्क साइड ऑफ दिस स्टोरी। और अनफॉर्चुनेट है बहुत जो है, जिनके लिए हम करते हैं वही कल को जो है कि आंखें जो है फेर लेते हैं, और जब उनको लगता है, नजर आता है कि अब सारा कुछ हमारे हाथ से जा रहा है, तो बहुत मुश्किल से ये जो है डिसीजन फैमिली लेती है। और आई डोंट नो कि जो है इनके केस में क्या है क्या नहीं, मैं इस केस से वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वो चीजें जो हमने अपने एक्सपीरियंस में खुद देखी हैं, हमारे सामने ये सारी चीजें हुई हैं। तो अब इन चीजों को अगर जो देखते हुए हम करें तो पॉसिबिलिटी जो शायद है, जो आपने अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उनके फैमिली की साइड से जो रिस्पॉन्स है, दैट में भी ट्रू है। और जहां तक बात रही कि जो प्ली बारगेन या जो है कि एज ए अप्रूवर और पार्डन जो है, वो ऑब्वियसली इन्होंने जो है कि अपना अप्लाई करना है और नैब ने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। लेकिन इस दफा आपके पास ही वापस यहीं से इस बात को जोड़ेंगे कि आप बात करें, बड़ी अहम है, और इस ब्रेक के बाद आएंगे तो ये अप्रूवर किस तरह बन सकते हैं, आशियाना केस से मुंसलिक अहम हकाइक क्या है, और दीगर जो मुतालिकीन इस केस से हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं, और क्या कोई और अप्रूवर फवाद हसन फवाद के खिलाफ भी आ सकता है। हम जानेंगे ये पॉसिबिलिटी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट केस से मुंसलिक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद से मुंसलिक, और फवाद हसन फवाद क्या अप्रूवर बनने जा रहे हैं, तो ये सवाल मैंने नहीं बल्कि किसी मीडिया ने नहीं बल्कि मुजाहिद कामरान साहब जो कि खुद उनके साथ थे, वहां मिले थे उनसे, या उन्होंने कहा जी कि मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने पूछा था कि वो क्या करने जा रहे हैं, एज एन अप्रूवर बनने जा रहे हैं। तो लेट्स हियर दिस के मुजाहिद कामरान ने जो पूछा तो फवाद हसन फवाद ने उनको क्या बताया था। लेट्स हियर दिस आल्सो। जी, फवाद साहब से गुफ्तगू हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप वादा माफ गवाह बन गए। तो उन्होंने कहा अगर मैं वादा माफ गवाह बन गया होता तो मैं अंदर होता। अच्छा, ये बुरहान साहब आप अप्रूवर में बात कर रहे थे, ये कहते हैं कि वादा माफ गवाह बन गया होता तो मैं बाहर होता अभी तक, या मैं इधर नहीं होता, या कुछ नहीं होता। तो ये अप्रूवर बन रहे हैं नहीं बन रहे, आपकी इत्तला तो प्रोसीजर क्या है आशियाना केस में, अगर अप्रूवर बनते हैं ये, या इनके पास नैब के पास कोई इनके खिलाफ अप्रूवर तो नहीं आ गए? और बुरहान साहब, बुरहान साहब, आप तो मेरी आवाज आ रही है जी? बुरहान साहब तक
हमारी आवाज गालिबन इस पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये बड़ा अहम मामला इस पर है और इस इन्वेस्टिगेशन से मुंसलिक को कुछ ये भी बताते हैं कि जो एसेट्स के हवाले से इतनी देर में हमारा राब्ता हो तो जो और हकाइक अहम तरीन हुए वो क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिम फवाद हसन फवाद से मुतल्लिक अहम हकाइक जो है बेनकाब हुए। जाती मिल्कियत उनकी जीपीओ चौक और रावलपिंडी में शॉपिंग प्लाजा की तामीर की बात, एक प्लाजा सामने आया जिसका नाम FHF प्लाजा जी कहा जाता है। जाती शॉपिंग प्लाजा की तामीर के लिए बैंक से कर्ज लेने की कमजोर दलील दी गई और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफीर की जानिब से फवाद हसन फवाद की मुबैना मावनत का भी सामने एक तहकीकात में बात सामने आई। अहलिया, भाई, भाभी, खानदान के दीगर अफराद को माली फवायद पहुंचाए गए। भरपूर माली मुआवनत मनपसंद अफराद को लंदन में सेट करवाया गया। ऑफशोर कंपनी के लिए इंतहाई चालाकी से मुख्तलिफ जराए का इस्तेमाल हुआ। ये सब तहकीकात में जो बातें सामने आई वो आपके सामने रख रहे हैं। आशियाना स्कैंडल में नामजद कॉन्ट्रैक्टर्स को बैरून मुल्क फरार कराने में मावनत जो है उन्होंने दी। बुरहान साहब, ये अप्रूवर बन रहे नहीं बन रहे फवाद साहब आपकी नजर में, और क्या आपको लगता है बन रहे? क्योंकि मुजाहिद कामरान साहब ने कहा कि वो नहीं बन रहे, अगर बन रहे होते तो बाहर होते। बुरहान साहब देखें जी, उस हिसाब से जो अभी तक नैब की तफ्तीश है, नैब की तफ्तीश के मुताबिक जो मेन करैक्टर हैं इस तमाम क्राइम में वो तो फवाद हसन फवाद साहब हैं। इन्होंने अगर जो है प्रेशर में आके या किसी जो है लालच में आके या किसी भी जो कंसिडरेशन के ऊपर अगर एक काम गलत किया है तो फिर ही इज द मेन एक्यूज। अब प्रॉबेबली जो है कि इनके हिसाब से अगर जो है अप्रूवर बनना, अगर ये अप्रूवर बनते हैं तो ये जो दूसरे करैक्टर्स हैं उनको एक्सपोज जो है करेंगे, लेकिन नीचे इनके कहने के ऊपर जिन लोगों ने अगर काम किया है तो वो इनके अगेंस्ट भी अप्रूवर बन सकते हैं। और अप्रूवर मैं आपको बताऊं, देखिए जी कि अप्रूवर एक बहुत बड़ा कंसेशन है विच आई डोंट नो कि जो है कि नैब इस टाइम पे जो है इनको देगी भी या नहीं जो है, क्योंकि एक अप्रूवर मींस पार्डन उसके अंदर जो ग्रांट हो जाता है और जो स्टेटस होता है वो आपका एक्यूज से हटके विटनेस बन जाता है। अच्छा, तो आप एक तरह के जो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई क्राइम या कोई चीज आपके साथ फिर रहती नहीं, आप जस्ट लाइक का नॉर्मल विटनेस आप अपीयर होते हैं कोर्ट के अंदर जाके और आपका स्टेटस भी वही होता है। तो अब आई डोंट नो कि इतना बड़ा कंसेशन जो है कि नैब एक मेन एक्यूज को देगी भी या जो है नहीं जो है, ये अब नैब ने जो है सोचना है, नैब ने अपना जो देखना है। और जिस टाइम पे अगर इतना एविडेंस सारा कुछ आ चुका हुआ है और वो जो एविडेंस है वो कॉर्पोरेट भी हो चुका हुआ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीड्स जो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है मनी ट्रेल नैब के हाथ लगी है। तो अब ये केस तो ये कॉम्प्लेक्स है, मेरे ख्याल में जो है नैब भी इज कंफर्टेबल विद द एविडेंस दे हैव एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर ये इनको जो है कि ज़रूरी अप्रूवर बनाएं या ज़रूरी इनके साथ जो प्ली बारगेन करें। प्ली बारगेन का एक सिर्फ टोटल एडवांटेज होता है कि जो आपके इलीगल प्रोसीड्स हैं वो इमीडिएटली वापस सरकार को मिल जाते हैं, अदरवाइज ये एसेट्स वापस आने ही आने होते हैं, आज नहीं तो कल, क्योंकि एक प्रोसेस चलता है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो दैट में टेक लिटिल लॉन्ग टाइम जो है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये जितना एविडेंस यहाँ पे आ चुका हुआ है इस टाइम पे जो है, तो इन एसेट्स ने इंशाल्लाह वापस आना ही आना है जी। ये जो पब्लिक के एसेट्स हैं और पब्लिक के पास आएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं एविडेंस आ चुका है, अजहर सिद्दीक साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं नैब का केस कमजोर हो चुका है। मैंने आपको बताया जो बड़े मुस्तनद किस्म के लोग हैं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि केस कमजोर है, केस कमजोर है। आपको हम फहरिस्तें दिखा रहे हैं, इसमें नदीम ज़िया के एसेट्स शामिल हैं, इसके अंदर जो है वो अहद चीमा के एसेट्स शामिल हैं, इकराम नवेद के, फवाद हसन फवाद के। सर ये तमाम जो अहम तरीन इनके एसेट्स इतने ज्यादा हैं, ये कैसे, यही एविडेंस है कि कितने एसेट्स बना लिए, और ये भी शायद ऑन पेपर है और पता नहीं कितने और हो। अजहर साहब, आपको लगता है फवाद के सिर्फ 700 मिलियन होंगे या इससे ज्यादा होंगे? देखिए, अभी तक तो फवाद हसन फवाद के पाकिस्तान के अंदर इनकी ऑफशोर कंपनियां भी आने वाले दौर में, मेरा जाती राय है, हम भी अपने तय इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी अवेलेबल होंगी। इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, अब इतना आसान ना समझे उनको। अच्छा। हम सिर्फ अभी तक सिर्फ 2-3 कंपनियों की हद तक बात चल रही है। अभी पावर प्रोजेक्ट्स जितने लगे हैं उनमें भी बिलियंस का है। मेट्रो ऑरेंज के हवाले से भी जब यह मामला सामने आएगा वहां भी आपको पता चल जाएगा। 22 अरब रुपए की तो एग्जम्पशन है सिर्फ उसके अंदर। अच्छा। और प्रोजेक्ट जिस कीमत पे दिएंगे वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। यहाँ जो ये जो है ना स्टेज के ऊपर प्ली बार्गेन की या अप्रूवर की बात कर कोई ये पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, यानी अल्टीमेटली इनके पीछे तो वो गॉडफादर या सिजरियन माफिया है। यानी अभी तक जो सारी चीजें सामने आई हैं, बड़ी सॉलिड एविडेंस आई है
बाकायदा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल हुए, जो पेक्यूनरी लॉस हुआ, यानी लॉस तो हमारे के सामने है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का बनना था, या एक कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा चढ़ाकर कितने का दिया गया, और वहां किसको किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए, ये सारी लैंड डेवलपमेंट आशियाना के हवाले से आ चुकी है। साफ पानी के हवाले से भी आने वाले दिनों में आपके पास चीजें आ जाएंगी। फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से भी कई चीजें सामने आएंगी, और सबसे जो बड़ा आएगा वो आएगा आपका ये जो डेंगू वगैरह और मीजल्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। आज मुझे एक डीजी मिले थे तो उन्होंने तो मेरे सामने ऐसी चीजें रखी, मुझे तकलीफ और दिक्कत हुई कि अभी तक नैब ने उनका ये चैप्टर एज ए हेल्थ जब हो रहे थे, सेक्रेटरी हेल्थ थे, वो चैप्टर अभी तक क्यों नहीं खोला है। उसके अंदर इतना करप्शन के सबूत हैं कि किस तरह प्रोक्योरमेंट की गई है। ये तो जैसे अभी देख रहे हैं साद रफी का मामला अभी पैरागॉन से जब शुरू हुआ तो एसेट बियॉन्ड मीन का आ गया। एसेट बियॉन्ड मीन का बहुत सॉलिड केस है, उसके साथ साथ रेलवे के मैटर आ गए। ये तो काबू इसलिए नहीं आते थे ना, ये इन लोगों ने जैसे आपके सामने है कैसर अमीन बट कैसे पकड़ा गया, नदीम जिया आज तक गायब है। अभी भी यहाँ फवाद हसन फवाद के साथ कई छोटे मोटे गॉडफादर, उस दिन आहत चीमा आए थे, किसी को पता था कि लाहौर के अंदर एलडीए में रहते कितनी नाजायज जायदादों में कब्जे करवाए थे। मंशा बम के साथ बाद अब खोखर ब्रदर्स आ गए हैं, और इसी तरह थोड़ा सा जब आगे जाएगा तो उसमें जो मलिक रियाज जो शादरा वाले एमएनए हैं वो सामने आ जाएंगे। फिर आ जाएगा राना तनवीर हुसैन है, फिर जावेद लतीफ है। ये पूरा एक माफिया है जो सिर्फ यहां नहीं पूरे पंजाब के अंदर फैला हुआ था, और यही वो लोग हैं जो बिल्कुल उनके सामने गॉडफादर या सिजिल माफिया के तौर पर काम करते थे। जरूरत इस अमर की है कि नैब को मजबूत करें, मैंने पहले भी कहा था, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें और उनको ज्यादा से ज्यादा स्टाफ मुहैया करें। उनके पास आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, यानी इस इदारे को मजबूत करने के हवाले से इमरान खान साहब से मैं पहले भी कह चुका था, आपने इनको मजबूत करें। आपने ऐसा साहब ऑफशोर कंपनी का जिक्र किया, तो मैं आरिफ चौधरी साहब ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस निकाल रहा है रिपोर्ट इस पर नैब थ्रू द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, तो वहां तो पूरी फहरिस्तें आ रही हैं जिस तरह ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गालिबन मुबैना तौर पे जा चुका है। तो ये तो वाकई में जो आप कह रहे हैं अजहर साहब, आप मुत्तफिक है क्या इस बात से आरिफ चौधरी साहब कि ये पैसा पाकिस्तान में रखा हुआ भी है या जा चुका है ऑफशोर अकाउंट्स में और बाहर कंपनीज में? पूरी फहरिस्त है हमारे पास ट्रांजैक्शंस की, जो हमारे तकरीबन 600 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं गालिबन जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं इसके अंदर, और 3 तो सफात हमें वो मिले। जी चौधरी साहब जी देखिए, इसके अंदर जो है ये 2 बातें हैं। पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आरिफ चौधरी साहब से, अगर मैं मेरी आवाज जारी से मैं आरिफ चौधरी साहब से हमारा राब्ता है। आरिफ चौधरी साहब आप तक आवाज आ रही है? हेलो आरिफ चौधरी साहब तक मेरी आवाज? जी आरिफ चौधरी साहब तक आवाज नहीं। जी बुरहान साहब आप अगर आप ही इस बात का जवाब। जी आवाज आ रही है? सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, आवाज आपकी नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर मैं अर्ज करूंगा कि ये जो अप्रूवर वाला कॉन्सेप्ट है जी सर, नैब में वो कोई ज्यादा मौजू नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये फौजदारी के उन केसेस में ज्यादातर मुस्तमल है जहां कड़ी से कड़ी ना मिलाई जा रही हो। अच्छा। यहाँ तो केसेस ही कड़ी से कड़ी मिलने वाले होते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है और सीधा सीधा सारा रिकॉर्ड सामने होता है। इसमें इस तरह की सहूलत देने की जरूरत ऐसी नहीं लगती, और इसी वजह से कुछ ज्यादातर नजर नहीं आता कि नैब प्ली बारगेन तो हो जाती है, लेकिन ये जो है अप्रूवर वाला मामला वो मुझे कभी ज्यादा दिखाई नहीं दिया। तो इस केस में खास तौर पर जो खुद इतना बड़ा मुजरिम यानी उसे जिसे समझ रहे हैं और बड़ा मुल्जिम है, उसके खिलाफ जब आपके पास सबूत मौजूद है तो आपको उससे वो एसेट्स बरामद करने हैं और वो पाकिस्तान के कौमी खजाना जो है उसे नुकसान से बचाना है, और वो नुकसान जो हो चुका है वो रिकवर करना है। तो इस सूरत हाल में किसी को इस तरह की रियायत देना मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में भी वो नायब के इंटरेस्ट में हो या मुल्क के इंटरेस्ट में हो। सही, ठीक है। और आप बुरहान साहब आप कुछ फरमा रहे हैं ये जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है इसके ऊपर कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं ऑफशोर अकाउंट्स में या जायदादें बन चुकी हैं, देन व्हाट बुरहान साहब? अच्छा, बुरहान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, तो हमारा टाइम भी इख्तिताम पर यहाँ पहुंच चुका है। हज़रत सिद्दीक साहब का, बुरहान साहब का और आरिफ चौधरी साहब का शुक्रिया हुए। बहुत सारे दस्तावेजात, बहुत अहम मामलात, बहुत अहम हक़ाइक़ जो बड़े जुड़े हुए हैं बड़े अहम तरीन केसेस से आपके सामने हम रोज रखते हैं। नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, हक़ाइक़, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते रहेगा। अब तक फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल है।